IMF है, इंटरनेशनल मनी फेडरेशन, ठीक है। ये मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड और UPI रुपए कार्ड ये इंडिया ने अभी बनाया है। बाकी ये दोनों US के हैं, ठीक है। ये भी USA का है, ये भी USA इसको मॉनिटर करता है, ठीक है। तो USA ये चाहता है कि जो डॉलर है, US डॉलर, पूरा वर्ल्ड जो है इस US डॉलर के थ्रू ही करेंसी को एक्सचेंज करे। कहने का मतलब, अगर जापान के अंदर किसी को 100 येन चाहिए, 100 येन्स की पेमेंट करनी है, JPY इसकी पेमेंट करनी है, तो वो उसको पहले डॉलर में एक्सचेंज करे, ठीक है। $1 इजकल टू अप्रोक्स 68 JPY है, तो कितना हो गया 0.68 USD, ठीक है। ऐसे ही इंडिया में इस टाइम में डॉलर की कीमत चलेगी 93, तो यानी कि हम 93 रुपये लेकर के जाएंगे तो हमें $1 मिलेगा। प्लीज सर थोड़ा आवाज़ तेज करिए, थोड़ा आवाज़ तेज बोलिए। करीब बन गया है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, अभी 2 साल पहले ये 56 रुपये के आसपास था, तो अभी 2 साल के अंदर अमेरिका ने कितना गेन किया, अप्रोक्सीमेट 26 रुपये, ठीक है। 26 रुपये बढ़ गए। तो जो ये बढ़ रहे हैं करेंसी, ऐसे ही मान लो हर कंट्री का, चाइना का CNY, ठीक है, और कंट्रीज़ के जो और इंडोनेशियन रुपीज़ है, उसको US फॉरेक्स जो है अपने उसमें करेंसी एक्सचेंज के पहले तो पता फॉरेक्स करेंसी एक्सचेंज के थ्रू, फॉरेक्स वो होती है जो दूसरी जगह की, सारी जगहों की जो करेंसी होती है उसको फॉरेक्स कहते हैं US में, ठीक है। किसी भी कंट्री के अंदर सभी कंट्रियों का एक्सचेंज करने के लिए एक करेंसी की ज़रूरत होती है, जिसको इंटरनेशनल लेवल पे US डॉलर में नापा गया है। मतलब किसी किसी कंट्री में हम जाएंगे तो हो सकता है हमें जापानीज़ रुपया नहीं मिलेगा, ठीक है, चाइनीज़ रुपया नहीं मिलेगा, इंडियन पेमेंट कर रहे हैं तो वीज़ा और मास्टर को दे रहे हैं, ये भी दोनों US की कंपनी है, ठीक है। और डॉलर एक्सचेंज का एक्सचेंज रेट भी हम दे रहे हैं, ठीक है, जो फॉरेक्स का है, ठीक है। कार्ड की फ़ीस भी हम दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो और प्रीमियमरी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हम इसको दे रहे हैं। टोटली इससे सारा फ़ायदा US डॉलर को हो रहा है। बिटवीन दिस इंडिया ने रुपए कार्ड बनाया। इंडिया ने बोला कि भैया कम से कम जहाँ पे हमारा UPI नेटवर्क है या रुपए कार्ड है, आप उसको चलाएंगे, यानी कि इंडिया और इंडिया के आसपास की कंट्री, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन सब में अगर UPI और रुपए कार्ड चलता है तो उससे फॉरेन एक्सचेंज होगा। तो इंडिया को ये फ़ायदा हुआ इसका, लेकिन इंडिया के साथ जो ये अभी इसने एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगाए, उसकी वजह से इंडिया के रुपीज़ की कीमत जो है बढ़ती चली गई। मतलब इंडिया ने अपना स्टेप लेके अच्छा किया, क्योंकि और किसी करेंसी में नहीं है, और करेंसियाँ अपनी यूरो बना रही हैं, ठीक है। इवन रशिया ने अपने एक करेंसी को स्विफ्ट के साथ मर्ज नहीं होने दिया। तो उसकी वजह से क्या है कि ग्लोबल मार्केट जो है वो कंजप्शन की तरफ जा रही है, और कंजप्शन जो भी हो रहा है वो डॉलर्स में इतना बढ़ता जा रहा है कि अभी हमारी करेंसी काफ़ी गिर चुकी है। अब इससे क्या है, अभी ईरान ने ये वॉर डिक्लेयर कर दी, स्वेज नहर है, ये रशिया है, ये इंडिया है, ये जापान वगैरह बाकी साउथ एशियन कंट्री है, ये इज़राइल है, ये ईरान है, और ये US है, और ये साउथ अमेरिका है। तो अभी इसने इंटरेक्चुअली जो हमारी गल्फ़ कंट्री, अफ्रीका है, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बम विस्फोट यहाँ गिरा दिया, यहाँ गिरा दिया, यहाँ गिरा दिया, यहाँ समथिंग कर दिया ईरान ने। इस बम विस्फोट की वजह से क्या हुआ, ये जो इलाका था, स्वेज नहर थी, जिससे पूरे वर्ल्ड में ऐसे तेल सप्लाई US के थ्रू जाती थी, इस पूरी चेन को इसने बंद कर दिया। अब ये जब यहाँ पे कोई भी शिप नहीं जाएगा, ना तेल आएगा जाएगा, तो इससे क्या फ़ायदा हो और नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि US का तेल कहीं भी जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। और जब तेल जा नहीं पाएगा तो क्या होगा, पेट्रोल, डीजल, इन सब के प्राइस हाइक होंगे, सप्लाई नहीं हो पाएगा ना, तो इंडिया में जब सप्लाई नहीं होगी तो इसकी करेंसी वो होगी। तो अभी दो चीज़ें होंगी कि अगर ईरान जो है अपने युद्ध को 1 महीना भी चला देता है तो इंटरनेशनल लेवल पे तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो पूरा वर्ल्ड मिल करके US को सपोर्ट करना बंद करेगा, कहेगा भैया युद्ध को बंद करवाओ, ठीक है। जो UN है हमारा, उसके ऊपर प्रेशर आएगा कि भैया युद्ध को बंद करो, नहीं तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी ना, भैया पैसा ही नहीं रहेगा किसी के पास, तो उसको लेने के लिए प्रेशर होगा। दूसरा, ईरान का इस टाइम में कोई भी नेता नहीं है, तो अमेरिका ने तो फिलहाल ये सोचा था कि भैया अब तो मैंने इसका जो नेता ने उसको खामनेई को मार दिया, नेता ख़त्म हो गया, अब जनता के ऊपर मैं पॉलिटिक्स कर लूँगा, जैसे और कंट्रीज़ में उसने किया है, ठीक है। लेकिन जनता के जो भी कुछ लीडर बचे होंगे तो उन लोगों ने युद्ध कर दिया इन सब के खिलाफ, और अभी ये एकजुट हो गए। और इजराइल जो है बेसिकली US ने ही बताया, मारा है, सबसे परेशान है, कह रहा वहाँ के लोग परेशान है, यहीं के लोग परेशान है, पूरा बड़े इमामबाड़ा में वो चल रहा है प्रोटेस्ट। हाँ हाँ, इजराइल, ईरान जो है
क्यों किसके लिए कर रहा है? रो रो के ईरान के पूरे लिए। वर्ल्ड में। ईरान के लिए। हाँ 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 यहाँ शिया। अपने इमाम बारह में। हाँ तो ना भीड़ हो भी गए और वहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं, यहीं के लोग कर रहे हैं। मैं बता, ईरान के अंदर ही है। शिया मुसलमानों का मतलब है पढ़े लिखे मुस्लिम्स। तो वो लोग यहीं ईरान में थे, जिनका नेता भी फिलहाल मार दिया गया। और शिया लोग कई तुम्हारे लखनऊ और बनारस यहाँ पे हैं, इसलिए प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहा है, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके सपोर्टर है। ठीक है। और तो यहाँ भी लड़ाई हो सकती है। बेसिकली जो इसराइल है, यहाँ भी लड़ाई हो सकती है। ईरान इंडिया पे भी हमला कर सकता है, तभी तो इंडिया में भी वार जोन डिक्लेयर है। कहाँ है? वार जोन तो पूरे वर्ल्ड पे डिक्लेयर हो हाँ तो गया। इंडिया पे मतलब क्यों लड़ाई कर सकता है? ईरान इंडिया तो दोस्त सपोर्ट है ना। ईरान के दोस्त होने से क्या होता है? सऊदी अरब भी दोस्त था, हमला किया ना, वार जोन डिक्लेयर किया है ना। वार जोन के अंदर तो कोई भी किसी पे हमला कर सकता है। वार जोन का मतलब क्या होता है? अब युद्ध विराम होना चांस है। इंडिया के ऊपर इसलिए हो सकता है क्योंकि इंडिया वो नहीं कर रहा ना, क्या बोलते हैं, तो उसने क्या करा है, यूक्रेन जो है, यूक्रेन पे हमला करके वो कर रहा है। जो यूक्रेन वॉर चल रही है वो इसलिए चल रही है कि यूएस जो अपना बेस यहाँ बनाना चाहता है, और रशिया का कहना है कि यहाँ पे बेस नहीं बनना चाहिए। बेस बनेगा तो मैं यूक्रेन को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि यूक्रेन जो है चेक रिपब्लिक जो बना है, तो उसका संधि के अगेंस्ट में चेक में चला गया है, लेकिन बेसिकली वो रशिया का ही पार्ट है। जैसे हम लोग कहते हैं ना पाकिस्तान हमारे ही है, तो इसी तरीके से यूक्रेन भी रशिया का ही है, लेकिन संधि के टाइम में वहाँ चला गया जब सोवियत रूस को तोड़ा गया। ठीक है। तो अब इस पूरे फड्डे के अंदर सिर्फ बात इतनी सी है कि ईरान जितने दिन टिकता है, उतने दिन टिकने के चक्कर में महंगाई की दर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि तेल का क्योंकि सप्लाई तेल वगैरह सब बढ़ेगा। तो वही वहाँ से। बेसिक हर चीज़ पे तेल ही है ना, क्योंकि डीजल पेट्रोल जो है उसी के चीज़ों से बाकी चीज़ें चल रही है ना। अगर हम आटा तेल लेने जा रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं, तो कंजप्शन किस पे हो रहा है? सीएनजी इलेक्ट्रॉनिक पे थोड़ा ना हो रहा है, वो तो तेल के ऊपर ही रहता है, क्योंकि हैवी व्हीकल तो डीजल से चलते हैं। ठीक है। तो उन सब चीज़ों से ये जो प्राइस है वो बढ़ता जाएगा, और अगर सिर्फ डीजल या पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो उसी से हर चीज़ की कीमत बढ़ती जाएगी। ठीक है भाई, कोई पानी के जहाज़ से कोई सामान अगर चेन्नई उतरा या विशाखापट्टनम उतरता है, ठीक है, तो वहाँ से दिल्ली आने तक के लिए कॉस्टिंग बढ़ेगी, वहाँ से लखनऊ आने अमेरिका की के कैंप कहाँ पर है? पूरे वर्ल्ड के अंदर है। हर जगह से अपना है ना फिर। हाँ, 37-38 बेस कैंप है। हाँ, वही देख रहे बेस कैंप का मतलब होता है जो बेस कैंप आर्मी का यहाँ पे है यूएस के अंदर, सेम वही फैसिलिटीज़ वो यहाँ पे देगा, और वो यूएन की संधि के अगेंस्ट में जाती है। वो कोई भी कौन देश कहता है न्यूज़ करके बोल रहा है कि मिनी वर्ल्ड वार का हो सकता है उसमें। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर है, अगर ये एक कह रहे हैं कि 14 मतलब दिन कि से न्यूज़ वाले टीआरपी बढ़ाने के लिए अपना कर रहे हैं, पर अभी जब होगा तब समझ आएगा टीआरपी। नहीं, रियल पढ़ा है। कैसे ओके बढ़े, ठीक चलिए है। आगे तो बताइए स्वदेशी यूज़ करना है। ठीक है। फ्यूल जो है, एनर्जीज है, उसके ऊपर काम करना है, चाहे हम ईवी यूज़ करें, चाहे हम सीएनजी यूज़ करें, चाहे जी हम बच्चों इथेनॉल बता यूज़ दीजिए करें, ईवी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। देखा ओके, बता दो मुझे अच्छा नहीं पता था इसको? इस तो आई नो हम इथेनॉल यूज़ इलेक्ट्रॉनिक करें। बाइक। ठीक है। कीवी इन बता चीज़ों दो। को करके, इन चीज़ों को करके और इन चीज़ों के जो अल्टरनेट पार्ट्स हैं उसके ऊपर काम करके हम इसको बढ़ा सकते हैं। ओके फाइन। तो जब इंडियन रुपीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी, हमें किसी फॉरेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। भारत का पैसा भारत में ही होगा, तो हमारा जीडीपी ग्रो करेगा। तो जी आज का टॉपिक क्या है? ये चाइना है, आप किस विषय पे ज्ञान दे रहे हैं? अफ्रीका है, अरे ये तो बताइए पहले। ये अच्छा तो वर्ल्ड मैप बना रहे हैं। यूएसए और कनाडा है। ठीक है। इधर ये साउथ अमेरिका है। ठीक है। ये आप इंडिया है। ठीक है। ये वर्ल्ड अपने, मैप बन रहा है। हाँ, ये अपना साउथ एशिया है। ठीक है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, बाकी ये जापान, वियतनाम। इंडिया कहाँ बनाया? वियतनाम, ये इंडिया है। ठीक है। अब क्या है, जब पहली ये बार मैंने इंडिया गोल देखा। और ये यूरोप है सारे। तो मैं वैसे डिज़ाइन नहीं बना रहा। डायरेक्ट वर्ल्ड मैप ही दिखा दो ना, बच्चे के दिमाग में घुस जाए। इसको पता है ठीक मुझे है। नहीं अरे वो उसको देखेगा तब समझ जाएगा। अभी क्या है, कोई शिप मान लो अगर जापान से चलता है और यूएसए जाना है, जापान इंडिया के किस साइड है? कौन सा साइड हुआ, राइट या लेफ्ट? राइट। ठीक है, हाँ, तो तो right कोई side शिप है। अगर जाएगा जापान से यूएसए के लिए, नॉर्थ ईस्ट इस साइड से अगर जाएगा तो 32 डेज, इस साइड से अगर जाएगा तो तकरीबन 1.5 महीना लगता है इसको। 1.5 महीना मतलब बोले तो 45 डेज टू अप्रोक्स 2 महीने भी लगते हैं कई बार। ठीक है, ये से। तो एक एरिया यहाँ पे है, तुमने वो स्वेज नहर का नाम सुना होगा, ये वाली। ठीक है, और एक जो ये अभी हाफना इसका जो मुहाना है ना, वो ये वाला, ये हिस्सा। तो शिप जब चले, अगर एक शिप इधर से चलेगा या इंडिया से भी कोई शिप चलेगा, वो इस जगह से होते हुए ऐसे घुस जाएगा और यूएसए चला जाएगा।
तो इसने यहाँ पे जब ये सऊदी अरेबिया वगैरह में ये जो अटैक्स हुए तो क्या हुआ, ये बंद हो जाएगा। अब ये वॉर जोन डिक्लेयर होने की वजह से ये बंद हो गई। ये बंद होने की वजह से सारा का सारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो रुक जाएगा। चाहे वो रशिया ही किसी को जाना है वो ऐसे जाता है, ठीक है, साउथ अमेरिका जाना है ऐसे जाता है, लेकिन सब ऐसे ही जाते हैं वैसा। क्योंकि लंबा पैसे का रूट पड़ेगा ट्रैक तो है। कॉस्ट निकलेगी नहीं ना। अब समझ में आ रहा है ठीक दिक्कत है, ये है। एक शिप जब चलता है तो वो पूरे वर्ल्ड पे ऐसे गोल चलता है, मतलब वो कोई भी एयरलाइंस चलता नहीं है तो वो गोल चलता है। तो कोई भी शिप है वो इसी तरीके से चलता है कि भाई जापान से चला चाइना गया, चाइना से इंडिया आया, इंडिया से चेन्नई होता हुआ बॉम्बे गया, बॉम्बे से दुबई गया, दुबई से सुएज नहर के रास्ते से यूरोप चला गया या फिर यूएस चला गया या साउथ अमेरिका चला गया। तो वो ऐसे ही चलते हैं, गोल गोल घूम रहे हैं सब। अब वॉर डिक्लेयर होने की वजह से क्या शिप जा ही नहीं पाएंगे, आ जा नहीं पाएंगे, मतलब चाइना से इंडिया होते हुए यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे, यहाँ से आगे जा नहीं पाएंगे। तो अल्टीमेटली जो नुकसान है वो यूएस को ही होगा, क्योंकि जो उसका फॉरेक्स है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। फॉरेक्स मतलब जब लेन देन वित्तीय लेन देन नहीं होगा तो फॉरेक्स अपने आप रुक जाएगा, तो यूएस की करेंसी भी नीचे जा सकती है। और दूसरा पूरे वर्ल्ड को नुकसान ये होगा कि डीजल पेट्रोल की प्राइस हाइक होने की वजह से सब जो है सारी जगह पे महंगाई बढ़ेगी। तो पूरा वर्ल्ड अभी यूएस को रिक्वेस्ट भी करेगा, यूएस को फॉरेक्स का नुकसान भी होगा। तो चांस है कि वॉर जल्दी रुक जाए, बट डिपेंड करेगा कि ईरान कब तक उस वॉर को कंटिन्यू रखता है।